हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप जानते होंगे कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास है। भारत के पास G20 की कमान तब आई है जब दुनिया यूक्रेन में रूस के हमले के कारण बुरी तरह से बटी हुई है। ऐसे में भारत को G20 की किसी भी बैठक में सहमति से कोई बयान या प्रस्ताव पास कराने में नाकामी हाथ लग रही है। पिछले वीक G20 देशों की मीटिंग में ऐसा ही हुआ। सऊदी अरब ने फॉसिल फ्यूल के यूज को लेकर आम सहमति नहीं बनने दी। सऊदी अरब को इसमें रूस का भी साथ मिला। ऐसा तब है जब रूस और सऊदी अरब भारत के बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश हैं। सऊदी अरब के लीडरशिप में कई देशों ने फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करने के G20 देशों के इस कदम का विरोध किया है। एक्चुअली हुआ ये कि G20 की मीटिंग में साल 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा कैपेसिटी को 3 गुना करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। सऊदी अरब और रूस समेत मेजर फॉसिल फ्यूल कंट्रीज ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन के साथ कोयला निर्यातक दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया गया था। इस मीटिंग में जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए उसमें ये कहा गया कि यूक्रेन में युद्ध ने वर्ल्ड इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर अपनी आपत्ति जताई और चीन ने विरोध करते हुए कहा कि G20 सिक्योरिटी इश्यूज के समाधान के लिए सही फोरम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब और रशिया ने इसमें अड़ंगा क्यों डाला। फ्रेंड्स, जब रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस की बढ़ने की तरफ बात आती है तो ओपेक प्लस ग्रुप पूरी तरह से इस इनिशिएटिव का समर्थन नहीं करते। इसके पीछे एक वजह है, वो ये है कि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। रशिया और सऊदी अरब के रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट पेट्रोलियम से आता है और यही कारण है ये दोनों देश कड़ी आपत्ति जता रहे थे। इसके साथ इसके दूसरे रीजन पर नजर डालें तो क्लाइमेट चेंज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस पर सभी देशों में सर्वसम्मति नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए अगर ये कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को अपना भी ले तो उनकी वित्तीय मदद कौन करेगा? क्या डेवलप्ड कंट्री इनकी हेल्प करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। एंड थर्ड इशू इनकी पॉलिटिक्स को लेकर है, जो ये चाहते ही नहीं कि सर्वसम्मति बने। पेट्रोलियम का ये मामला सिर्फ रूस और सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं है। अगर ट्रंप के समय देखें तो अमेरिकी सरकार ने भी इसका विरोध किया था। रशिया और सऊदी अरब की लीडरशिप में जो कंट्रीज हैं उनका इसके पीछे कहना ये है कि जीवाश्म ईंधन में कटौती करने के बजाय ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कटौती ना हो, बल्कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित की जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये भारत के लिए एक झटका है। यस, ये भारत की इमेज को लेकर एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है और जब इसकी अध्यक्षता भारत को मिली थी तो भारत बहुत खुश था। और इतने बड़े मंच पर अगर किसी अहम मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने में सफलता नहीं मिलती तो ये इंडिया की इमेज को खराब करती है, क्योंकि दुनिया में इसका नेगेटिव मैसेज जाता है कि भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक के सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इंडोनेशिया में हुई बाली समिट की तरह कामयाबी मिल पाएगी? पूरी दुनिया की निगाहें सितंबर में भारत में होने वाली G20 समिट पर होगी। विशेषज्ञों का ये कहना है कि G20 समिट की सफलता काफी हद तक वर्ल्ड की सिचुएशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि बाली समिट के समय रूस यूक्रेन युद्ध इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंचा था। लेकिन अब सिचुएशंस काफी चेंज हो चुकी हैं। भारत को बाली समिट जैसी सफलता मिलने के अवसर बहुत कम हुए हैं, क्योंकि सर्वसम्मति नहीं है तो सफलता नहीं है। क्योंकि जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी तो किसी भी रेजोल्यूशन पर सहमति नहीं बन सकती। बाली समिट के दौरान फ्यूल, फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्शन का इतना बड़ा संकट नहीं था, लेकिन
आप देखिए, ब्लैक सागर ग्रेन डील से रूस बाहर निकल चुका है। इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। भारत ने इस स्थिति को भांपते हुए अपने राइस के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। ये सारी सिचुएशन क्या दिखाती है? ये दिखाती है हम एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमें बाली समिट से कंपेयर करने की बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इन टफ सिचुएशन में भारत का परफॉर्मेंस कैसा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।